में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम में हमने देखा था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ लिया है? तो CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, और क्या पढ़ा था हमने? रेपो रेट। यहाँ तक याद है सबको कि रेपो रेट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में? यस मैम। अब आज हमें क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पर जो हमने देखा था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव में CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और रेपो रेट तक हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज हमें क्या पढ़ना है? रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब जिन्होंने भी ये नहीं पढ़ा वो पहले जाके जो यूट्यूब पर जो वीडियो है वो आप 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमने कवर किया है मॉनेटरी सिस्टम का, आप पहले वो देख लें और फिर जो है वो 3rd पार्ट करेंगे। देखिए हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था रेपो रेट। आज हम देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हमने समझा था लास्ट क्लास में कि जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाए या बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा ना, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और अगर मनी सप्लाई घट जाए, मनी सप्लाई अगर घट जाए तो क्या होगा? ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। अब इकोनॉमी में ये जो मनी सप्लाई का फ्लक्चुएशंस है ये हमें देखने को मिलता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, जहां मनी सप्लाई घट रहा है और मनी सप्लाई बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, मनी सप्लाई घटेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। हमें तो दोनों ही नहीं चाहिए, ना ही इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए और ना ही ग्रोथ रुकनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मनी सप्लाई बैलेंस करना पड़ेगा, और इस बैलेंस करने का काम करती है RBI। अब RBI कैसे मनी सप्लाई को बैलेंस करती है, कैसे ये जो लिक्विडिटी में ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कैसे एडजस्ट करती है, उसको कैसे बैलेंस करती है? तो एक फैसिलिटी है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो LAF का यूज करती है। LAF में 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके RBI क्या करती है? मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? एक है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जब भी मनी सप्लाई कम है ना, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस लाने के लिए। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है? मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए रेपो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है ना, ये हम सीख चुके हैं। अब अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए, बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो अब अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को कम करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट में होता क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है ना, तो इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए RBI क्या करेगी? लोगों से पैसे लेगी, है ना, लोगों से पैसे लेगी और बदले में क्या देगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी ना, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI क्या करेगी? सेल करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI सेल करेगी और बदले में क्या करेगी? बैंक से पैसा लेगी। अब बैंक क्या, अगर बैंक से पैसा ले लिया तो बैंक आगे लोन नहीं दे पाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो रिवर्स रेपो ऑपरेशन में RBI क्या करती है? RBI बैंक से पैसे लेती है ना, और बदले में क्या देती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है और बदले में पैसे ले रही है। ठीक,
अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जा रहा है और मनी सप्लाई इकोनॉमी से कम किया जा रहा है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा है। तो मनी सप्लाई को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? बैंक से पैसे लेती है और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है, उस टाइम पर बैंक ये अग्रीमेंट भी करती है कि इस आरबीआई ये अग्रीमेंट भी करती है बैंक्स के साथ कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अभी तो वो सेल कर रही है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मनी सप्लाई को कम कर रही है, लेकिन बाद में इसे ये परचेज कर लेगी, बाद में इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई परचेज कर लेगी। इतना समझ आया? तो रिवर्स रेपो ऑपरेशन का मतलब ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है और बैंक से पैसे लेती है। ठीक है, तो मतलब हमें समझ आया कि बैंक से मनी सप्लाई कहाँ गया? आरबीआई के पास गया और बदले में आरबीआई ने बैंक को क्या दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया, है ना। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थोड़े टाइम के बाद आरबीआई क्या कर लेगी? उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज भी कर लेगी। इसी ऑपरेशन को हम कहते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो यानी रिवर्स रीपरचेज ऑपरेशन। अब देखिए, बैंक से आरबीआई ने क्या किया है? मनी सप्लाई बैंक से किसके पास गया है? आरबीआई के पास गया है ना। तो बैंक अगर आरबीआई को पैसे दे रही है तो बदले में क्या होगा? आरबीआई इसको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी ना। बैंक ने अगर पैसे आरबीआई को दिया है तो आरबीआई क्या देगी? बदले में इंटरेस्ट देगी। तो जो इंटरेस्ट आरबीआई बैंक को देगी, उसी इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो rate. Understood what is reverse repo rate? The rate of interest Yes, ma'am. at which banks deposit their money with RBI. उसी को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब कहीं कहीं पर आप ये भी डेफिनेशन पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट की कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स गिव लोन टू आरबीआई। अब आप मुझे बताइए, क्या ये डेफिनेशन सही होगी? आरबीआई को कब से लोन की जरूरत पड़ गई और आरबीआई कब से लोन बैंक से लेने लगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। व्हाट इज मोर रेलेवेंट कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स कीप देयर फंड विद आरबीआई इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इतना क्लियर है कि रिवर्स Yes, रेपो ma'am. का मतलब क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना। अब देखिए, अब रिवर्स रेपो रेट कितना है? अभी आज के टाइम पे प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है? तो देखिए, होता यह है कि जितना भी रेपो रेट होता है, रेपो रेट में से -0.25% कर दिया जाता है। तो रेपो रेट प्रेजेंट कितना रेपो रेट चल रहा है? What is present repo rate? We have studied this in the last class, Krupa. 18%. No, that is SLR. Present repo rate is 6.5%. तो आप देखिए 6.5% माइनस 0.25% कितना हो गया? ये 6.25%। यानी कि रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए? 6.25% होना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम देखें तो रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट जो है वो 6.25% नहीं है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने कितना रखा है? तो अभी अगर हम प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो है 3.35%। यानी कि क्या किया है रिवर्स? जनरली ऐसा होना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट जितना भी रेपो रेट होगा उससे -0.25% होगा, है ना। यानी होना कितना चाहिए? 6.25%। बट अभी अगर हम देखें तो कितना रखा है आरबीआई ने? 3.35%।
यानी रिवर्स रेपो रेट क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा कम है ना। तो ऐसा क्यों किया, क्यों रिवर्स रेपो रेट को कम किया? क्योंकि देखिए क्या होगा, जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा, है ना, जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा, इसका मतलब बैंक अपना कम पैसा डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि आरबीआई कम इंटरेस्ट दे रही है ना। जब आरबीआई कम इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक क्यों अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखे? बैंक को तो प्रॉफिट कम होगा ना। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं रखेगी, क्योंकि बैंक को मुनाफा नहीं होगा। तो इसलिए क्या, बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने ज्यादा पैसा आरबीआई के पास नहीं रखा है। तो जब भी रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा और बैंक इकोनॉमी में ज्यादा लोन दे पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना। समझ आ रहा है कैसे? यस मिस। जब भी रिवर्स रेपो रेट कम होगा, यानी यानी आरबीआई कम बेनिफिट दे रही है बैंक को, तो बैंक क्यों रखेगी आरबीआई के पास अपना पैसा, है ना। तो बैंक क्या करेगी, कम पैसा रखेगी, और क्या होगा, बैंक जो है आगे ज्यादा लोन दे पाएगी। इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा। और जब भी रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, यानी आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है बैंक को, तो बैंक का तो मुनाफा है ना। तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास। तो बैंक के पास खुद के पास कम पैसा होगा और बैंक आगे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा दे पाएगी। यानी क्या होगा, मनी सप्लाई, सॉरी, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो आज तो बैंक क्या आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा बैंक आरबीआई के पास रखी, बैंक के पास कम पैसा बचा, बैंक आगे इकोनॉमी में कम लोन दे पाएगी, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, घटेगा। घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये समझ आया कि यहाँ पर भी कैसा रिलेशन है, इनवर्स इनवर्स रिलेशन रिलेशन। है ना। हमने हर जगह पे देखा कि कोई भी रेट अगर बढ़ाती है आरबीआई तो उसकी वजह से मनी सप्लाई घटता है ना। और अगर कम करती है तो मनी सप्लाई बढ़ता है, यानी रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। इतना क्लियर है आपको रिवर्स रेपो के बारे में, यस मिस। है ना, रिवर्स रेपो यस। रेट। ठीक है, तो देखिए रिवर्स रेपो रेट में अभी जो मैं, तो रिवर्स रेपो रेट देखिए क्या है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सेल करती है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिवर्स रेपो में, और अग्रीमेंट भी करती है कि बाद में उसे क्या करेगी, परचेस भी करेगी। ठीक है, रिवर्स रेपो में आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी और अग्रीमेंट भी करेगी कि उसे थोड़े टाइम के बाद में परचेस करेगी। ठीक, अब देखिए, तो रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स कीप देयर फंड विद द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। जनरली रिवर्स रेपो रेट होना कितना चाहिए, तो रेपो रेट जितना भी होगा -0.25%, है ना। तो उस हिसाब से प्रेजेंट कितना होना चाहिए, 6.25, 6.25%। बट अभी इतना नहीं है। क्या चल रहा है प्रेजेंट रेट, 3.35%। 3.35। क्यों इतना कम क्यों किया, रेपो कम कर दिया, यानी मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा ना। और यस अगर मनी मिस। सप्लाई बढ़ेगा तो क्या स्टिम्युलेट होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। समझ आया इतना? यस मैम। और देखिए, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो मनी सब तो क्या होगा, मनी सप्लाई घटेगा, है ना। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा और क्या कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो हमने यस देखा मैम। कि हाउ रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट, कैसे रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है और ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। ठीक, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट जो है प्राइमरीली किसके लिए यूज किया जाता है,
तो रिवर्स रेपो रेट इज प्राइमरीली यूज्ड टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। समझ आया? यानी मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ गया है तो उस बढ़े हुए मनी सप्लाई को कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाता है। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या रिवर्स रेपो रेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल है? नहीं। रिवर्स रेपो रेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ गया है तो उस मनी सप्लाई को कम करना, उस मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करना। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रिवर्स रेपो रेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल है? तो नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। समझ आया इतना? यस मिस। है ना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी टूल कौन सा यूज करती है आरबीआई? तो CRR एंड रेपो रेट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक टूल आरबीआई यूज करती है वो है CRR एंड रेपो रेट। और अगर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है इकोनॉमी में तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको कम करने के लिए कौन सा टूल यूज करेगी आरबीआई? रिवर्स रेपो रेट। अंडरस्टूड इतना? यस मैम। है ना। SLR का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपको याद होगा SLR, तो इज SLR का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल है या फिर लिक्विडिटी को मेंटेन करना? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? लिक्विडिटी मेंटेन करना। वेरी गुड कृपाल, लिक्विडिटी को मेंटेन करना। इससे रिलेटेड आपको याद होगा हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, यस मिस। है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस मैम। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। डिस्कस द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, हाउ डज इट इम्पैक्ट लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। क्या पूछ रहा है कि कैसे लिक्विडिटी को ये इम्पैक्ट करता है रिवर्स रेपो रेट। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि देखिए, क्या बताओगे आप यहाँ पे? रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, है ना। मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ तो क्या कंट्रोल हो जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। और अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इकोनॉमी में क्या होगी? ग्रोथ बढ़ जाएगी। आपको यहाँ पर ये डिस्कस करना है। देखिए वही लिखा है, डिस्कस द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट। तो पहले आप बताएंगे कि रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, और फिर आप बताओगे कि कैसे रिवर्स रेपो रेट मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है। अंडरस्टूड हाउ टू एड्रेस दिस क्वेश्चन? यस मिस। ठीक है, अब देखिए, अब ये सवाल पढ़िए, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2021 में ये सवाल पूछा गया है, पढ़िए। With reference to RBI monetary policy, consider the following statement. Reverse repo rate is a tool used by RBI to manage liquidity in the market. क्या ये सही है? अभी यस हमने मिस। पढ़ा है ना कि रिवर्स रेपो का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैनेज एब्सॉर्ब लिक्विडिटी, नॉट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट। यस कंट्रोल मिस। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी टूल आरबीआई कौन सा यूज करेगी? CRR एंड रेपो रेट। रेपो ठीक रेट। है, नॉट रिवर्स रेपो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट टिपिकली रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन लिक्विडिटी। क्या बोल रहा है? अगर आपने रिवर्स रेपो रेट को घटाया तो क्या हो जाएगा? मनी मनी सप्लाई सप्लाई बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस मिस। इनवर्स रिलेशन। सही है ना ये रिलेशन? ये रिलेशन, यस यस मैम। मैम। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गया? सही हो गया। और करेक्ट। आ गया सी आ गया। अब ये देखिए 2017 का सवाल। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई यूजेस रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आप बताइए ये सही है या गलत? रॉन्ग। नो मैम। नो मैम। स्टेटमेंट लिक्विडिटी एडजस्ट करने को एडजस्ट, use होता है। लिक्विडिटी एब्सॉर्ब करने के लिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रॉन्ग।
अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्स रेपो रेट इज नॉट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बट टू एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। लेकिन स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? आरबीआई यूजेस रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो स्टेटमेंट क्या होगा? ये 1 वाला रॉन्ग होगा ना? Wrong. रॉन्ग। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन द रेपो रेट। इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, yes, right. It is correct. इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया था क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। 2.5% minus जितना भी रेपो रेट होगा उसमें से आप क्या करिए? Minus -0.25% 0.25. करिए। हाँ, तो इसका मतलब आंसर अपना क्या आ गया? ओनली 2। 2. अब देखिए 2015 का सवाल पढ़िए। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच commercial bank borrow money from the RBI, right or wrong? Wrong है क्योंकि देता है वो. Yes, yes. Banks deposit their fund with RBI, है ना? What is reverse repo? इसमें बैंक्स जो है अपने फंड को डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास और बदले में आरबीआई इंटरेस्ट देती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है? रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट लीड्स टू डिक्रीज इन लिक्विडिटी। ये सही है? क्या बोल रहा Yes, है? miss. रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज Decrease होगा। होगा. ये तो सही ऑप्शन है, तो आंसर आ गया क्या? 2। समझ आया आपको रिवर्स रेपो रेट क्या होता है Yes, ma'am. और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस? क्लियर है सबको? Yes, miss. Yes, ठीक है। बाकी के लोग, सिर्फ कृपा ही क्यों बोल रही है? बाकी के लोगों को क्लियर है? yes, yes. यस मैम। ओके ओके। देखिए अब हम समझेंगे मार्जिनल। अब हम समझेंगे एमएसएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, एमएसएस हमने देखा ये क्या है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का एक टूल है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने रेपो रेट भी कवर कर लिया, रिवर्स रेपो रेट भी कवर कर लिया। अब हम देखेंगे एमएसएफ और एमएसएस। ठीक है, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलिए पहले समझते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर बैंक्स जो है वो आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस के लिए लोन ले सकते हैं। देखिए ओवरनाइट हो सकता है कि बैंक को जो है पैसों की जरूरत पड़े, है ना? बैंक के पास लिक्विडिटी जो है वो बहुत कम है, अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, एक दिन के लिए पैसों की जरूरत है, ओवरनाइट बेसिस पे जरूरत है। तो बैंक क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई से लोन लेगी। ठीक है, और बदले अब कितना लोन ले सकती है बैंक्स जो है, कितना लोन ले सकती है आरबीआई से? तो एमएसएफ के अंडर एक लिमिट होती है। कितना लिमिट? तो बैंक के पास जितना भी टोटल पब्लिक का डिपॉजिट है, जिसे हम कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो जो हमने पहले लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो बैंक के पास जितना भी टोटल पब्लिक का डिपॉजिट है उस टोटल पब्लिक डिपॉजिट का मैं कुछ परसेंटेज, अभी प्रेजेंट चल रहा है 2%, तो जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट है पब्लिक का यानी एनडीटीएल, तो एनडीटीएल का कितना परसेंट? 2% ओवरनाइट बेसिस के लिए बैंक जो है वो आरबीआई से ले सकता है। यानी अगर बैंक के पास टोटल पब्लिक डिपॉजिट 100 रुपए है तो 2% यानी मैक्सिमम 2 रुपया बैंक ओवरनाइट बेसिस के लिए आरबीआई से लेगा। अब जब बैंक लोन लेगा आरबीआई से तो बदले में क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना। आरबीआई से अगर लोन ले रहा है बैंक तो बदले में बैंक को क्या देनी पड़ेगी? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए अब बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। याद है आपको एसएलआर के अंडर बैंक क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती है, याद है? Yes, miss. उसके अलावा और भी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है बैंक्स के पास।
तो अब क्या करेगी बैंक, आरबीआई को सिक्योरिटी देना है, तो वो कौन सी सिक्योरिटी देगी? देखिए, जब बैंक रेपो ऑपरेशन परफॉर्म करती है और बैंक और जब बैंक रेपो ऑपरेशन परफॉर्म करके आरबीआई से लोन लेती है, तो भी तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना। तो जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है अपार्ट फ्रॉम एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब बैंक रेपो रेट के अंडर आरबीआई से लोन लेती है तो वो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक के पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खत्म हो गई, अब सिर्फ बैंक के पास कौन सी सिक्योरिटी बची है? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसने एसएलआर के अंडर रखी थी, है ना। अब जब बैंक ओवरनाइट बेसिस के लिए आरबीआई के पास पैसा लेने गई, तो बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अब वो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सकती है? एसएलआर के अंडर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक किसको देगी? आरबीआई को देगी, आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस के लिए लोन लेगी। अब आप अगर ये सवाल करोगे, अगर बैंक ने एसएलआर के अंडर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो दे दिया, ठीक है, तो एसएलआर तो कम हो जाएगा ना। बैंक को 18% तो एसएलआर का लिमिट रखना ही रखना है, दैट इज मैंडेटरी। एसएलआर कम हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक आरबीआई को देगी, उसकी वजह से एसएलआर कम नहीं होगा। ठीक है, बैंक को वापस से और ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच बैंक हैज गिवन टू आरबीआई, वो दैट विल स्टिल बी काउंटेड अंडर एसएलआर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मिस। है ना। बैंक क्या करेगी जब आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस के लिए लोन ले रही है? ये वाली तो खत्म हो गई थी बैंक के पास, क्यों? क्योंकि ये वाली तो रेपो रेट के अंडर बैंक ने आरबीआई को दे दी है। अब कौन सी बची थी? एसएलआर वाली बची थी, जो 18% के बदले रखना होता है ना। तो अब लोन लेना है बैंक को, तो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी? यही वाली देगी, एसएलआर वाली। तो मतलब एसएलआर तो कम हो जाएगा, है ना। तो क्या ऐसा बैंक कर सकती है, एसएलआर वाली सिक्योरिटी दे सकती है? तो हाँ, बिल्कुल दे सकती है। किसके अंडर? जब बैंक एमएसएफ के अंडर, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस के लिए लोन लेती है, तो एसएलआर वाली सिक्योरिटी दे सकती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल टाइम इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। सबको क्लियर है ये पॉइंट मैंने क्या कहा? यस। ठीक है। यस। तो देखिए, तो क्या अब देखिए हमारे पास बहुत टाइप के बैंक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है ना। उसके अलावा और भी दूसरे जो बैंक्स है। क्या सारे बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकते हैं ओवरनाइट बेसिस के लिए एमएसएफ के अंडर? है ना। तो सारे बैंक्स नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ वो बैंक जो कि कमर्शियल बैंक्स है, जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अब इन बैंक्स का मतलब क्या होता है वो हम आगे बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझना है, यहाँ पर ये लिमिटेशन है कि सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एमएसएफ के अंडर ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई से लोन ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं? तो जितना भी उनके पास टोटल पब्लिक डिपॉजिट है, यानी एनडीटीएल, उसका मैक्सिमम 2%। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मिस। तो देखिए, ये जो ओवरनाइट बेसिस पर बैंक जाके लोन ले सकती है, मैक्सिमम अप टू 2% ऑफ देयर एनडीटीएल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर। तो ये फैसिलिटी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2011 में। ठीक है, अब कौन ले सकता है यहाँ से लोन? ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, है ना। कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम अप टू 2% ऑफ देयर एनडीटीएल, है ना। टोटल जितना भी पब्लिक डिपॉजिट है उसका 2%। कब ले सकते हैं? जब बैंक को बहुत ज्यादा पैसों की शॉर्टेज है, बैंक के पास पैसा नहीं है ना। बैंक इज फेसिंग लिक्विडिटी शॉर्टेज। इतना क्लियर है? यस मिस। ठीक।
देखिए टेन्योर क्या है, कितने टाइम के लिए ले सकते हैं, ओवरनाइट बेसिस के लिए। अब बैंक अगर लोन ले रही है तो बदले में तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना आरबीआई। अगर आरबीआई लोन दे रही है तो फ्री में तो नहीं देगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो एमएसएफ रेट कितना होता है, जितना रेपो रेट होता है उसमें क्या करो, 25 बेसिस पॉइंट यानी कितना 0.25% ऐड कर दो। तो प्रेजेंट रेपो रेट कितना चल रहा है, 6.5। 2 आप है ना प्लस 0.25 ऐड कर दो, यानी प्रेजेंट रेट कितना हो गया 6.75%। अगर आपको याद होगा तो बैंक रेट भी तो इतना ही था ना, है ना। Yes. बैंक रेट भी कैसे डिटरमाइन होता है, रेपो रेट में क्या करो 0.25% ऐड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक रेट और एमएसएफ रेट दोनों क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दोनों में ही हम रेपो रेट में क्या ऐड करते हैं 0.25%। ठीक है। और जो मैंने बताया कि बैंक जो है, बैंक्स कैन बोरो बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम देयर एसएलआर होल्डिंग, है ना। जो एसएलआर के अंडर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो देकर बैंक बोरो कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मतलब दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल स्टिल बी काउंटेड अंडर एसएलआर। ठीक है, ऐसा नहीं समझा जाएगा कि आपका एसएलआर कम हो गया। ठीक, means that government security will still be counted under SLR। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एमएसएफ रेट जो है वो रेपो रेट से ज्यादा है, रेपो रेट कितना है 6.5%, एमएसएफ रेट में हमने 0.25 और ऐड कर दिया तो ये 6.75% हो गया, है ना। तो एमएसएफ रेट जो है वो ज्यादा है रेपो रेट से। तो क्यों ज्यादा है एमएसएफ रेट, रेपो रेट से ज्यादा क्यों है, 0.25% ज्यादा है ना। तो क्यों ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमएसएफ के अंडर आरबीआई ज्यादा रिलैक्सेशन दे रही है। आरबीआई क्या बोल रही है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने एसएलआर के अंडर में रखा है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आप हमको दे सकते हो। हम ये नहीं आपका फिर भी एसएलआर उतना मेंटेन रहेगा, आपका एसएलआर कम नहीं होगा। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन ज्यादा है ना, इसलिए एमएसएफ रेट जो है वो क्या है, ज्यादा है रेपो रेट से। लेकिन रेपो रेट के अंडर तो ये फैसिलिटी नहीं है ना, रेपो रेट के अंडर भी तो बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ती है आरबीआई को, लेकिन उस टाइम पर एसएलआर वाली सिक्योरिटी बैंक नहीं दे सकती। अलग से बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को आरबीआई के पास देना पड़ेगा, एसएलआर वाली सिक्योरिटी को टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन एमएसएफ के अंडर आरबीआई ने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि आप जो है एसएलआर में के अंडर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आप वो देकर लोन ले सकते हो, फिर भी आपका एसएलआर कम नहीं होगा, है ना। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी गिवन। इसलिए क्योंकि एमएसएफ में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसलिए यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है एज कंपेयर टू रेपो रेट। क्लियर है ये? Yes, miss. अब दूसरा सवाल कि अगर हम बैंक रेट देखें तो बैंक रेट भी तो रेपो रेट से ज्यादा है ना। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट कितना है, जितना रेपो रेट है उसमें कितना ऐड करना है 0.25%। तो बैंक रेट भी तो ज्यादा हुआ। तो बैंक रेट क्यों ज्यादा है, रेपो रेट क्यों कम है? देखिए बैंक रेट के अंडर हम क्या सिक्योरिटी देते हैं, क्या बैंक बैंक रेट के अंडर जब लोन लेती है आरबीआई से तो क्या कोई सिक्योरिटी दी जाती है, क्या कोई कोलैटरल बैंक आरबीआई को देता है? No, miss. नो, है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो जब बैंक आरबीआई को कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना, है ना।
तो yes. आरबीआई इसलिए बैंक रेट के अंडर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्योंकि वहां पर बैंक विदाउट एनी कोलैटरल टेकिंग लोन फ्रॉम आरबीआई. बट व्हेन इट कम्स टू रेपो रेट, अंडर रेपो रेट जब भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है आरबीआई को. ठीक है, फ्री में लोन नहीं ले रही, क्या दे रही है? एज अ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज बीइंग सबमिटेड बाय बैंक्स टू आरबीआई, है ना. बहुत ही सिक्योर्ड सिक्योरिटी दी जा रही है आरबीआई को, इसलिए रेपो रेट इज लेसर इन केस ऑफ, इसलिए रेपो रेट जो है कम है किसके कंपैरिजन में? बैंक रेट की कंपैरिजन में. ये क्लियर है आपको? Yes, miss. ठीक है, चलिए. तो ये हमने समझा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है. अब हम इससे रिलेटेड सवाल समझेंगे. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कब इंट्रोड्यूस हुई है? 2011 में. क्यों इंट्रोड्यूस की गई है? ताकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या कर सके? ओवरनाइट बेसिस के लिए लोन ले सके. कितना लोन ले सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम 2% ऑफ दैट टोटल पब्लिक डिपॉजिट. क्या सारे तरीके के बैंक ले सकते हैं? नहीं. कौन ले सकता है? ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ले सकती है. ठीक है. क्या ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर के अंडर में है, क्या वो सिक्योरिटी दे सकती है बैंक लोन लेने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल दे सकती है. क्या उसकी वजह से एसएलआर कम हो जाएगा? तो नहीं, कम होगा. ठीक है. कितना इंटरेस्ट है एमएसएफ? जब एमएसएफ के अंडर जब आरबीआई लोन देगी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी. कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी? तो जितना रेपो रेट है उसका प्लस 0.25%. प्रेजेंट कितना चल रहा है? 6.75%. ठीक है, क्लियर है ये सबको? Yes, miss. ठीक है. अब देखिए सवाल पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एमएसएफ? ऑप्शन 1, MSF is a facility under which scheduled commercial banks can borrow additional funds overnight from the RBI by dipping into their SLR. सही है ये? क्या Yes, बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है? देखो, MSF is a facility under which scheduled commercial bank, अभी मैंने बताया था ना कौन ले सकता है लोन? सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एडिशनल फंड्स. टेन्योर कितना होता है ओवरनाइट बेसिस पर ना? तो yes, देखिए yes. ओवरनाइट लिखा है ना. तो बोरो एडिशनल फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर, यानी एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो लेके लोन ले, वो देकर लोन ले रही है बैंक. इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट सही है. Yes, miss. सेकंड ऑप्शन देखिए. MSF rate is higher. MSF rate is higher than repo rate. Is it right? Correct. Yes, करेक्ट. miss. कितना परसेंट ज्यादा? 0.25% ज्यादा. यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हो गए. तो आंसर क्या आ जाएगा? सी. Fourth one. ठीक है. नेक्स्ट सवाल देखिए. 2017 में सवाल पूछा है. विथ रेफरेंस टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. MSF allows banks to borrow overnight funds from the RBI by pledging government securities within the limits of SLR. क्या बोल रहा है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर की लिमिट में है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर बैंक लोन ले सकती है आरबीआई से. क्या है ये स्टेटमेंट? सही या गलत? Correct. करेक्ट है ना. वही तो लिखा है. एमएसएफ अलाउज बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग. क्या प्लेज करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद इन द लिमिट ऑफ एसएलआर. इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? सही है. सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या है. एमएसएफ इज यूज्ड ओनली व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी कंप्लीटली ड्राइज अप. देखिए इसका क्या मतलब हुआ? बैंक्स क्या कर सकती है? अब मान लीजिए बैंक के पास लिक्विडिटी का शॉर्टेज है, बैंक के पास पैसे नहीं है, उसको अर्जेंटली बैंक की जरूरत है. तो एक बैंक दूसरे बैंक से भी जाकर क्या कर सकती है? लोन ले सकती है ना. लेकिन बदले में क्या देना पड़ेगा उस दूसरे बैंक को? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, है ना. गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. अब आप मुझे बताइए. देखिए एक बैंक जो है, एक बैंक दूसरे बैंक के पास गई लोन लेने के लिए, बदले में उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ेगा. अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अब उसके पास देखिए दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी.
एक तो SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है बैंक के पास, और दूसरी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, और दूसरी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। अब जो एक्स्ट्रा थी, जब बैंक ने RBI से रेपो रेट के अंडर में लोन लिया था, और तो उसने ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, तो अब ये तो खत्म हो गया बैंक के पास। अब कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची बैंक के पास? बैंक वन के पास SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची, है ना। अब ये SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर वो दूसरे बैंक से लोन नहीं ले सकता। ये SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर वो किससे लोन ले सकता है? RBI से लोन ले सकता है ना। अंडर विच फैसिलिटी? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, MSF is used only when interbank liquidity completely dries up। यानी ये बोल रहा है कि जो दूसरे बैंक के पास पैसा कंप्लीटली खत्म हो गया है, तभी इंटरबैंक फैसिलिटी, तभी MSF के अंडर जाके वो RBI से लोन लेगा। क्या ऐसा जरूरी है क्या? दूसरे बैंक के पास पैसा हो सकता है ना, लेकिन इस बैंक के पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या देने के लिए? नहीं है ना, नहीं है। तो वो किसके पास जाएगा? SLR वाली सिक्योरिटी लेके कहाँ जाएगा? RBI के पास पैसा जाएगा। इसका मतलब RBI के पास जाएगा लोन लेने। इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, है ना। समझ आया ये क्या है? यस मिस। MSF is used only when interbank liquidity completely dries up। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है दूसरे बैंक के पास पैसा है, लेकिन बैंक वन के पास क्या नहीं है? सिक्योरिटी नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा? RBI के पास जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो SLR के अंडर है वो देगा, और फिर वहां से लोन लेगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर क्या आ गया? ओनली वन। सबको क्लियर है ये? यस मिस। बाकी के लोग? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। MSF इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI refers to, यहाँ पे पूछ रहा है MSF का मतलब क्या है। तो क्या है MSF का मतलब? देखिए ऑप्शन ए, facility that allows scheduled commercial banks to borrow funds overnight from RBI by pledging government securities beyond the SLR requirement। सही है, एकदम करेक्ट। यही पढ़ा है ना अभी हमने। यस मिस। देखिए यही बोल रहा है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओवरनाइट क्या गवर्नमेंट क्या करेगा? तो SLR वाली सिक्योरिटीज को प्लेज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए 2019 का सवाल है मेंस का। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ MSF। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ MSF एज अ मॉनिटरी पॉलिसी टूल and how does it help in maintaining stability in the banking system। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ MSF। तो आप क्या बताओगे? MSF का सिग्निफिकेंस क्या है? अब आप मुझे बताइए, अगर MSF रेट को बढ़ा दिया जाए, यानी RBI बहुत महंगे में लोन दे रही है ना। अगर RBI महंगे में लोन दे रही है तो क्या बैंक ज्यादा लोन लेगी? नो नहीं, मिस। नहीं। क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई घट जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ, और अगर MSF रेट को कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यानी RBI क्या कर रही है? सस्ते में लोन दे रही है ना, मनी, तो बैंक ज्यादा लोन लेगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी देखिए इनवर्स रिलेशन है, रेट बढ़ा तो मनी सप्लाई घटा, और रेट अगर घटा तो मनी सप्लाई बढ़ा। अगेन इनवर्स रिलेशन, है ना। तो देखिए यहाँ, तो सवाल देखिए क्या पूछा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ MSF। तो आप बताएंगे कि किस तरह से MSF का यूज करके जब भी बैंक को लिक्विडिटी का शॉर्टेज होगा तो ओवरनाइट बेसिस के लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक RBI से लोन ले सकेंगे, और वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी? SLR वाली सिक्योरिटी देकर, और किस तरीके से MSF का यूज करके मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करेंगे। रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। रेट घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगा, और इस तरीके से मनी सप्लाई RBI क्या करेगी? MSF का यूज करके रेगुलेट करेगी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ MSF। ठीक, समझ आया आपको ये सवाल?
Yes, miss. तो ये हमारा हो गया एम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब क्या है। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब समझिए। एग्जाम्पल से मान लीजिए कि कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया आया, अब वो डॉलर लेकर आया, उसको अगर इंडिया में खर्च करना है तो डॉलर तो नहीं यूज आएगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, बैंक से वो क्या करेगा, एक्सचेंज करवाएगा ना। सपोज डॉलर उसने RBI को दिया और बदले में क्या लिया, रुपी लिया। अब जब डॉलर RBI के पास गया तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, हमारे पास फॉरेन करेंसी बढ़ेगी ना, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जैसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी मान लीजिए, जब भी सपोज एक फॉरेनर आया, उसने हमें डॉलर दिया, हमारा फॉरेक्स बढ़ गया, बदले में हमने उसे रुपी दिया। अब वो फॉरेनर रुपी लेके क्या करेगा, अगेन वो हमारी इकोनॉमी में ही तो खर्चा करेगा ना रुपी लेकर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। Yes, ma'am. देखिए, जब भी मान लीजिए कि डॉलर जो है वो तो देखिए, जब मान लीजिए कि डॉलर कहाँ गया, RBI के पास गया। ठीक है, तो क्या बढ़ गया हमारे पास, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया ना, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया। और बदले में क्या किया, उस इंडिविजुअल को क्या मिला, रुपी मिला। अब ये रुपी कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, इंडियन इकोनॉमी में ही तो इन्वेस्ट करेगा ना, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, यानी हमारा क्या हो गया, मनी सप्लाई बढ़ गया। तो देखिए हुआ ये कि जब फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो हमारा मनी सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन होगा ना। इस Yes, miss. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व हैज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI एक स्पेशल, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है यानी क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है, इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, तो क्या करो, ये जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को कम कर दो, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI को मनी सप्लाई कम करना है। तो इस मनी सप्लाई को कम करने के लिए RBI एक स्पेशल टाइप का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो क्या करेगी, सेल करेगी। मनी सप्लाई कम करना है यानी इकोनॉमी से पैसे लेने हैं, तो अगर पैसे लेने हैं तो बदले में सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा ना। तो बदले में क्या करेगी, सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI सेल करेगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ये क्या है। Yes, miss. तो इसे हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब वो इन्फ्लेशन जो कि फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने की वजह से हुआ है, उस इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI एक स्पेशल टाइप का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो इशू करेगी, वो सेल करेगी इकोनॉमी में, और बदले में पैसे ले लेगी। ठीक है, तो ये काम जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये RBI कंडक्ट करेगी और इकोनॉमी से पैसा लेगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। अब ये जो पैसा आया है ना, ये जो पैसा लिया है, ये पैसा गवर्नमेंट क्या करेगी, तो एक अकाउंट होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन, जिसे हम MSS अकाउंट कहते हैं, है ना। तो जो भी पैसा RBI ने लिया है लोगों से, वो कहाँ जाएगा, MSS अकाउंट में जाएगा। ठीक, अब ये जो पैसा लिया है लोगों से, इस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना लोगों को। अगर लोगों ने अपना पैसा दिए है तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। तो इंटरेस्ट कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, RBI नहीं। समझ आया, इंटरेस्ट कौन देगा,
गवर्नमेंट देगी। लोगों से पैसा जो लिया है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? MSS अकाउंट में। ठीक है, गवर्नमेंट वो पैसा लेके दोबारा इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, दोबारा इकोनॉमी में उस पैसे को स्पेंड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दोबारा स्पेंड करेगी तो क्या होगा? अगेन इन्फ्लेशन हो जाएगा ना, अगेन मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, राइट? तो वो पैसा जो लिया है लोगों से उसको इकोनॉमी में दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे MSS अकाउंट में रखा जाएगा। उस पैसे पर इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट देगी, ना कि RBI। व्हाट इज MSS? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व हैज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, और उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यानी मनी सप्लाई को कम करने के लिए RBI क्या करती है? एक स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है इतना? Yes, miss. ठीक है, अब देखिए व्हाट इज MSS। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया है? 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको समझाया यहाँ वही लिखा है। इफ फॉरेनर कम्स गिव्स डॉलर टू RBI टू गेट रूपी, RBI गिव्स रूपी कीप्स डॉलर, क्या इंक्रीज हो गया हमारा? फॉरेक्स इंक्रीज हो गया है ना, फॉरेक्स रिजर्व हमारा इंक्रीज हो गया। अब वो फॉरेनर कहाँ पे स्पेंड करेगा पैसे को? हमारी इंडियन इकोनॉमी में ही तो करेगा ना। तो क्या होगा? हमारे यहाँ मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, इट मींस हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो गई, मनी सप्लाई बढ़ गई, और मनी सप्लाई बढ़ा तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस इंक्रीज इन फॉरेक्स हैज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हुई है इकोनॉमी में, इसको इकोनॉमी से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसको सक करना पड़ेगा। उसके लिए RBI क्या करती है? एक स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगी? RBI सेल करेगी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू न्यूट्रलाइज दिस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। ठीक, और जो भी प्रोसीड आएगा, जो भी लोगों से पैसा आएगा, है ना, उसको कहाँ पे सेव किया जाएगा? उसके लिए एक अकाउंट होता है जिससे हम कहते हैं MSS अकाउंट। ठीक है, उसको वापस से इकोनॉमी में स्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको उस पैसे को स्टेरिलाइज किया जाएगा MSS अकाउंट में। ठीक है, इसे हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, यानी पैसे को रख दिया गया, पैसे को दोबारा यूज नहीं किया गया। ठीक है, और कौन इंटरेस्ट देता है उस पर? तो गवर्नमेंट गिव्स इंटरेस्ट एंड नॉट RBI। ठीक, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है MSS का? जो भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए हाउ MSS इज डिफरेंट फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन याद है आपको क्या है? यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय एंड सेल किया जाता था ना ओपन मार्केट ऑपरेशन में। Yes, याद miss. आता है व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाता था। क्यों सेल किया जाता था? मनी सप्लाई को कम करने के लिए ना, मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाता था, और मनी सप्लाई को ज्यादा करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय किया जाता था। याद है? Yes, miss. है ना, वो हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में करते थे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है? मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाता है बाय बाइंग एंड सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी है बैंक के पास, उसी को बाय या सेल किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। लेकिन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को सेल नहीं किया जाता। RBI एक स्पेशल तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मनी सप्लाई को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई आ गया है इकोनॉमी में ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेक्स, उसको कम करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसी को वाया सेल किया जाता है।
ये क्लियर है Yes, miss. कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एमएसएस क्या है और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? Yes, miss. ठीक। तो रीसेंट एग्जांपल ऑफ एमएसएस, एमएसएस कब यूज किया गया था? तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर बहुत एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई थी इकोनॉमी में, है ना, जो ओल्ड करेंसी मतलब ओल्ड करेंसीज आने की वजह से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ गया इकोनॉमी में। इसलिए उसको कम करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस किया था टू सक आउट एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। अंडरस्टूड? Yes, miss. एमएसएस क्या है? तो अब देखिए, अब हमने एमएसएफ भी पढ़ लिया और एमएसएस भी पढ़ लिया। तो आप देखिए, जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो सारे कवर हो गए, Yes, miss. है ना। सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब हमने देखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारा हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कवर करने के बाद हम समझेंगे कि मॉनिटरी